तो दोस्तों फाइनली हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ फ्रॉम के पिता यानी कि लॉस्ट सीरीज को। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 6 सीजन्स हैं और आज की इस पहली वीडियो में हम सीजन 1 के पहले 3 एपिसोड्स को देखेंगे। इन एपिसोड्स को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आ रही हैं तो अगली बार भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करना कि क्या क्या छोड़ा जाना चाहिए, जिसके चलते मैं अगले पार्ट में और भी ज्यादा एपिसोड्स को इंक्लूड कर सकूं। लॉस्ट सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 121 एपिसोड हैं, तो अगर आप सब साथ देते हो तो 1 महीने के अंदर ही हम इसको निपटा देंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको बस 3 चीजें करनी है। इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10 से 15 हजार लाइक और 500 से 600 कमेंट कर देना ताकि अगला पार्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि रोज की रोज वीडियो आ जाए। और रिसेंटली मैंने एक थाई हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि है किंग काओ। बढ़िया फिल्म है, रियल थाई हॉरर मूवी है, थाईलैंड की सबसे शापित जेल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो लॉस्ट सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ओशियानिक फ्लाइट 815 को दिखाते हुए, जहां पर हम सीट 23A पर बैठे हुए जैक शेफर्ड को देखते हैं जो कि अपनी उल्टी साइड की कैबिन विंडो से बाहर सोच में डूबे हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी एक फ्रेंडली फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आकर पूछती है कि उसको ड्रिंक कैसी लगी। जैक कहता है कि ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और इस ठंडे रिस्पॉन्स पर फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है वो उसे वोडका की 2 और सैंपल बॉटल दे देती है। अब इस वोडका बॉटल के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ओरिजिनल वोडका। अब उनमें से एक बॉटल पीने के बाद में जैक दूसरी बॉटल को अपनी कोट की पॉकेट में रखकर अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है। उसको शायद से वॉशरूम जाना था, लेकिन उसी वक्त जल्दी में चार्ली नाम का एक दूसरा पैसेंजर उसके पास से धक्का मारता हुआ गुजरता है, जिसके पीछे शैंडलर और एक और फ्लाइट अटेंडेंट भाग रहा होता है। अब जैक के सामने असाइल की दूसरी तरफ सीट यानी कि 23D पर बैठी हुई रोज इस हादसे पर कमेंट करती है। तभी अचानक से हल्के से टर्बुलेंस से वो घबरा जाती है और जैक उसको तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रोज बताती है कि उसका हस्बैंड बर्नर्ड जो है वो फिलहाल बाथरूम गया हुआ है और वो भी हमेशा कहता है कि प्लेन्स हवा में ही रहना चाहते हैं। जैक कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड काफी स्मार्ट लगते हैं। इस पर रोज मुस्कुराते हुए कहती है कि जब वो बाथरूम से लौट आएंगे तो उनसे ये बात वो जरूर कहे। अब इसी बीच प्लेन और ज्यादा जोर से हिलने लगता है और जैक ये बोलता है कि तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब अचानक से प्लेन एक तेज और बेकाबू डाइव में चला जाता है। कई पैसेंजर्स अपनी सीट से उछल जाते हैं और उनमें से एक कैबिन की छत से टकरा जाता है। प्लेन के कैबिन का प्रेशर तेजी से गिरने लगता है और ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं। अब जैक तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है और इस बार विंडो से बाहर देखता है, जहां पर सामने तेजी से पास आता हुआ समुंदर उसको नजर आ रहा था। और ये होता है डे 1 और जैक की आंख खुलती है एक रहस्यमयी आइलैंड पर। वो घने बैम्बू के जंगल में पीट केबल पड़ा हुआ था और पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी एक गोल्डन लैब्राडोर रिट्रीवर विंसेंट उसकी तरफ देखता है और उसके पास से भाग जाता है। धीरे धीरे जैक खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और वो बैम्बू के एक लंबे तने का सहारा लेता है और अपनी जैकेट की पॉकेट से वही वोडका की सैंपल बोतल को निकालता है। जिसके बाद जैक बिना किसी डायरेक्शन के जंगल में दौड़ने लगता है और रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ से लटकते हुए सफेद टेनिस शू पर पड़ती है। अब जंगल से बाहर निकलते ही जैक एक खूबसूरत बीच पर पहुंचता है, लेकिन अपनी उल्टी दिशा पर देखते ही उसे ओशियानिक फ्लाइट 815 के बीच वाला हिस्सा तबाह मलबा नजर आता है। यानी कि इनकी फ्लाइट जो थी वो इस आइलैंड के ऊपर क्रैश कर गई थी। खैर अब वो लड़खड़ाते हुए धुआं उठते हुए क्रैश साइट की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर बचे हुए पैसेंजर्स अफरा तफरी में इधर उधर घूम रहे थे। तभी वहां उसे चार्ली दिखाई देता है जो कि बेहोशी जैसी हालत में अब भी चल रहा होता है और जेट इंजन के बिल्कुल पास खड़ा होता है। वहां पर हम जिनसू वॉन को देख पाते हैं जो कि अपने आसपास के लोगों से बेखबर कोरियन भाषा में अपनी बीवी को पुकार रहा था, जबकि माइकल डॉसन मलबे के बीच दौड़ते हुए अपने बेटे वॉल्ट को आवाज लगा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि विंसेंट जो डॉग था वो इन दोनों का ही था। खैर थोड़ी ही दूरी पर शैनन जो होती है वो प्लेन के हिलते हुए विंग के नीचे खड़ी जोर जोर से चीख रही होती है। अब तभी जैक जो होता है वो जॉन लॉक और 2 आदमियों की मदद से प्लेन के अलग हो चुके लैंडिंग व्हील के नीचे दबे हुए एक पैसेंजर को बाहर निकालता है, जिसका पैर बुरी तरह से कुचल चुका होता है। और तभी जैक उसके जख्म के ऊपर कुछ बांध देता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तभी उसकी नजर एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला पर पड़ती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। जैक लॉक को इंजन से लोगों को दूर रखने का ऑर्डर देता है और उस लेडी के पास दौड़कर पहुंच जाता है कि कॉन्ट्रैक्शंस कितनी देर के गैप में आ रहे हैं।
क्योंकि उस लेडी को कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे। खैर इसी बीच उसकी नजर एक जवान लड़के पर पड़ती है जो कि एक लेडी को गलत तरीके से सीपीआर दे रहा होता है। तभी गैरी नाम का व्यक्ति गलती से अब भी चल रहे जेट इंजन के सामने आ जाता है और इंजन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और अगले ही पल वहां से जोर का धमाका होता है। अब इस धमाके से उस प्रेग्नेंट लड़की को, जिसका नाम क्लेयर है, उसको बचाने के बाद जैक उसको बिल्कुल भी ना हिलने के लिए कहता है और तभी वो हर्ली नाम के एक लड़के को क्लेयर को जलते हुए मलबे के धुएं से दूर ले जाने के लिए कहता है और अगर उसकी हालत खराब हो तो वो तुरंत ही उसे बुलाने का ऑर्डर देता है। और जैक ने हर्ली को अपना नाम भी बता दिया था। खैर इसके बाद जैक जो होता है वो वापस एक लड़के बून के पास जाता है और बताता है कि वो माउथ टू माउथ सीपीआर गलत तरीके से दे रहा था। अब मदद करने की नीयत से बून एक पेन ढूंढने भाग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उससे हेल्प मिलेगी और बून उसको बताता है कि पहले वो एक लाइफ गार्ड हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि बून जिसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रोज थी जो कि जैक के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। अब जैक के काफी कोशिश करने के बाद में रोज फिर से सांस लेने लगती है। तभी जैक की नजर हर्ली और क्लेयर पर जाती है जो कि प्लेन के डरावनी आवाज करते हुए विंग के नीचे बैठे थे। जैक तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और तीनों विंग गिरने और ब्लास्ट होने से बस कुछ पल पहले वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त प्लेन के इंजन का एक बड़ा टुकड़ा बिना किसी डायरेक्शन के भटक रहे चार्ली के बिल्कुल पास से निकलता है। अब जैक तभी मलबे के बचे हुए हिस्से के नीचे आकर रुक जाता है और अंदर झांकता है कि तभी बून कई सारे पेन्स के साथ वहां पर आ चुका था और वो ये कहता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पेन सही रहेगा, जिस पर जैक जवाब देता है कि सब ठीक है, जबकि बून चुपचाप मलबे की तरफ देखता रहता है। अब जैक को एक सूटकेस में स्विंग किट मिल जाती है और वो मलबे से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी लोअर बैक के गहरे जख्म का इलाज करने लगता है। तभी वो केट को जंगल से बाहर आते देखता है और उसे अपना जख्म सिलने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर था। केट हिचकिचाते हुए मान जाती है और वो जैक की वोडका से अपने हाथ साफ करती है, जबकि जैक अपने जख्म को धोता है और फिर वो स्विंग किट से स्टैंडर्ड ब्लैक धागा चुनता है। और हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि जैक को इतना सब कुछ कैसे पता, तो देखो वो पेशे से डॉक्टर था। खैर अब बीच पर शाम ढल चुकी थी और सॉयर उदासी के साथ सिगरेट पीते हुए तबाह मलबे को देख रहा होता है। क्लेयर समुद्र की तरफ खड़ी होती है और लॉक बीच पर चुपचाप बैठा था जैसे कि वो काफी खुश हो। और हर्ली जो होता है वो प्लेन के अंदर से कुछ मील्स को बचा लेता है। अब तभी सईद नाम का एक आदमी चार्ली से कहता है कि उसने जो आग जलाई है उसको लगातार बड़ा और जलते रखना होगा वरना किसी की नजर उन पर नहीं जाएगी। वहीं रोज आंसुओं के साथ अपनी वेडिंग रिंग को चूमती है और सामने समुद्र को देखती रहती है। ऑब्वियस ही बात है वो अपने पति बर्नार्ड को याद कर रही थी। खैर डरी हुई केट जैक के जख्म पर टांके लगाना शुरू करती है और जैक अपनी पहली सोलो सर्जरी का किस्सा सुनाकर उसका डर खत्म करता है। वो बोलता है कि गलतियां सबसे होती है लेकिन खाली उसे 5 तक गिनना होगा जिसके चलते डर खत्म हो जाएगा। खैर अब रात हो चुकी थी और चार्ली अपने उल्टे हाथ की बैंडेजेस पर हर एक उंगली पर एक लेटर लिखता है जो कि था फेट। अब सईद जो होता है वो ये बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि अब तक उनकी खबर सबको लग गई होगी और उनका रेस्क्यू जल्दी ही हो जाएगा। खैर वहीं शैनन जो होती है वो नखरे से अपने भाई बून के दिए हुए अपोलो चॉकलेट बार को ठुकरा देती है और वो अपने पैरों के नाखूनों को पेंट करते हुए कहती है कि वो रेस्क्यू बोट पर ही कुछ खाएगी। खैर अब हर्ली पहले प्लेन से बचाए हुए मील्स को सब में बांटता है और क्लेयर को तो 2 मील्स देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। खैर माइकल अपने बेटे वॉल्ट का ख्याल रख रहा होता है। अब वहीं वो कोरियन कपल जिसके अंदर आदमी का नाम वॉन था वो अपनी बीवी सुन से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे और बाकी सर्वाइवर्स की बिल्कुल परवाह ना करे, जो कि दर्शाता है कि वो अपनी बीवी के लिए कितना ओवर पॉसेसिव था। अब जैक जो होता है वो बुरी तरह जख्मी और बेहोश एडवर्ड मार्स का इलाज कर रहा होता है जिसके पेट में प्लेन का श्रैपनल का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। केट अब जैक से आकर पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ये आदमी बच पाएगा। वो बताती है कि फ्लाइट के दौरान वो इसी आदमी के बगल वाली सीट पर बैठी थी और दोनों प्लेन क्रैश के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि कॉकपिट और प्लेन का टेल सेक्शन कहाँ पर होगा। जैक कहता है कि हो सकता है कि कॉकपिट में ट्रांसीवर हो जिससे कि वो एक सिग्नल भेज सकते हैं और इसी बीच केट कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे अभी तक उसका नाम नहीं पता। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं और फिर अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उनकी आग की रोशनी से थोड़ी ही दूर जंगल की तरफ अचानक से एक बहुत ही तेज और डरावनी सी आवाज आने लगती है और इस आवाज के साथ साथ पेड़ टूटने की भी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा दानव है जो कि यहाँ पर रह रहा हो और ये सुनकर सभी सर्वाइवर्स डरे हुए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जंगल की तरफ इस डरावने नजारे को देखने लगते हैं। खैर अब दूसरा दिन आ जाता है। अब अगले दिन कुछ सर्वाइवर्स पिछली रात जंगल से आई अजीब आवाजों के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त जैक और केट कॉकपिट और उसके ट्रांसीवर को ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। केट एक लाश के पैरों से वॉकिंग शूज निकाल लेती है और ऊपर देखती है तो लॉक उसको देख रहा होता है। वो मुस्कुराता है और उसके दांतों के बीच संतरे का छिलका फंसा हुआ होता है। बेसिकली वो उससे मस्ती कर रहा था। खैर जैक एडवर्ड मार्स समेत सभी जख्मियों की जिम्मेदारी बून को देकर निकल पड़ता है।
अब चार्ली भी जबरदस्ती उनके सर्च ग्रुप में शामिल हो जाता है और तीनों केट के बताए हुए उस जगह की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर उसने पिछले दिन धुआं उठते देखा था। अब रास्ते में केट चार्ली से कहती है कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। चार्ली बताता है कि वो बैंड ड्राइव शैफ्ट का बेसिस्ट है और तभी विंसेंट झाड़ियों के पीछे से तीनों को जाते हुए देख रहा होता है, यानी कि वॉल्ट का कुत्ता। अब जैसे जैसे शाम होने लगती है एक ट्रॉपिकल बारिश सभी सर्वाइवर्स को पूरी तरह भिगो देती है, यानी कि अचानक से दिन में रात हो गई थी और बारिश होने शुरू हो गई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि लॉक इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और काफी खुश हो जाता है और वो बाहें फैलाकर इसका स्वागत करता है, जैसे कि वो इस चीज को बहुत अच्छा मान रहा हो। अब उसी दौरान क्लेयर और रोज एक बार फिर जंगल की तरफ से वही डरावनी आवाज और वहां पर हो रही हलचल को महसूस करती हैं। अब तभी हम जैक, केट और चार्ली को देखते हैं जिनको प्लेन के आगे वाला हिस्सा यानी कि नोज सेक्शन मिल गया था, जो कि पेड़ों में बुरी तरह से टेढ़ा लटका हुआ होता है। अब जैक जो होता है वो किसी तरह अंदर चढ़ने लगता है और कॉकपिट तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे चार्ली और केट भी आ रहे होते हैं। खैर जैक कॉकपिट का दरवाजा खोलता है और एक लाश बाहर गिर पड़ती है जो कि शायद से को पायलट की थी। खैर अंदर उनको ओशियानिक फ्लाइट 815 का पायलट मिलता है जो कि बेहोशी की हालत में था और अपनी सीट पर बैठा था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो जोर से खांसने लगता है और तभी जैक जो होता है उसको पानी पिलाता है जो कि वहीं पर बोतल रखी हुई थी। अब पायलट जो होता है वो जैक और केट को बताता है कि क्रैश से पहले प्लेन का रेडियो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था और इसलिए उसने फिजी की तरफ रूट बदल दिया, लेकिन उसके हिसाब से वो अपनी असली रूट से लगभग 1000 माइल्स दूर आ चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दूर, और लोग उनको गलत जगह ढूंढ रहे होंगे। पायलट प्लेन का ट्रांसीवर ढूंढ लेता है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता कि तभी जैक और केट को पता चलता है कि चार्ली गायब है। अब केट जैसी उसको आवाज लगाती है तो चार्ली जो होता है वो शर्मिंदा सा बाथरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन होता यह है कि तभी अचानक से हवा में वही तेज डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं जो कि बीच पर सर्वाइवर्स ने भी सुन ली थी। अब तभी पायलट जो होता है वो टूटी हुई कॉकपिट विंडो से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन सर्च ग्रुप की आंखों के सामने कोई अनजान चीज उसे पकड़कर खींचकर बाहर ले जाती है और अगले ही पल कॉकपिट की विंडो पर खून की बड़ी छींटे पड़ती है और पायलट गायब हो जाता है। अब जैक तुरंत ही ट्रांसीवर उठा लेता है और केट के साथ घबराकर कॉकपिट से बाहर निकलता है। मॉन्स्टर से बचने के लिए भागते वक्त चार्ली गिर पड़ता है और जैक उसकी हेल्प करने के लिए वापस लौटता है और उसका पैर छुड़ाते छुड़ाते वो ग्रुप से अलग हो गया था। अब केट जो होती है वो भागते भागते एक बरगद की पेड़ की लटकती जड़ों के पीछे छुप जाती है और वो खुद को शांत करने के लिए 5 तक गिनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जैक ने उसे बताया था। अब तभी चार्ली अचानक से केट के पास पहुंच जाता है और दोनों मिलकर जैक को ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश रुक जाती है और एक पेड़ के नीचे कीचड़ में केट को पायलट का बैज मिलता है और जब वो और चार्ली ऊपर देखते हैं तो पायलट की खून से लथपथ और बुरी तरह से कुचली हुई लाश पेड़ की ऊंची शाखाओं में लटकी हुई थी। और तभी जैक जो होता है वो छुपने की जगह से बाहर आता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर से बच निकला था और पायलट की लाश को देखकर चार्ली हैरान होकर कहता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है चार्ली के फ्लैशबैक से। ओशियानिक फ्लाइट 815 में चार्ली अपनी सीट पर बैठा था। वो बेचैन और पसीने से भीगा हुआ था और बार बार अपने रिंग को आर्म रेस्ट पर टैप कर रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट सिंडी शैंडलर जो होती है वो उसके पास आती है और सावधानी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और चार्ली शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब सिंडी बार बार पूछती है तो वो चिढ़कर बात करने लगता है। तभी सिंडी जो होती है वो पीछे जाकर बाकी फ्लाइट अटेंडेंट से उसके अजीब बर्ताव के बारे में बात करती है। चार्ली को शक होने लगता है और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है और जब कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स को अपनी तरफ आते देखता है तो वो अचानक से घबराकर सीट को छोड़ देता है। वो जैक और रोज के पास से टक्कर मारते हुए निकलता है और बून और शैनन को पार करके रेस्ट रूम की तरफ भाग जाता है। और ये वही सीन था जब फ्लाइट अटेंडेंट्स उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी कैप्टन ने फासन योर सीट बेल्ट साइन को ऑन कर दिया था, इसलिए सिंडी और बाकी फ्लाइट अटेंडेंट्स उसका पीछा छोड़कर सभी पैसेंजर से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। अब कई बार कोशिश करने के बाद चार्ली को आखिरकार एक खाली वॉशरूम मिल गया था और अंदर जाते ही वो दरवाजे को बंद कर देता है और अपने जूते को उतार कर उसके अंदर छुपाए हुए ड्रग्स के पैकेट को निकालता है, यानी कि वो एक नशेड़ी था। खैर जैसे ही वो उस ड्रग्स को लेता है एक फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश करता है और वो बिल्कुल मदहोश हो गया था और वो ड्रग्स के पैकेट को ना चाहते हुए भी टॉयलेट में गिरा देता है। अब जैसे ही वो उसको फ्लश करने वाला होता है तो प्लेन अचानक से एक बहुत ही तेज टर्बुलेंस से हिट करता है और वो जोर से बाथरूम की छत से टकरा जाता है। बाथरूम से बाहर निकलते ही एक रिफ्रेशमेंट कार्ड उसके बिल्कुल पास से गुजरती है और वो बच जाता है। अब डरा हुआ चार्ली कुछ रोज पीछे एक खाली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेता है और उसी वक्त प्लेन क्रैश होने लगता है। उसने यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क भी पहन लिया था और अब तभी हमें केट के फ्लाइट वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो एडवर्ड मार्स के बगल वाली सीट पर बैठी थी जिसको बहुत ज्यादा इंजरी हो रखी है फिलहाल।
अब तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट उसको जूस ऑफर करती है, लेकिन केट उसके लिए मना कर देती है। वहीं मार्स अपने लिए ब्लैक कॉफी मंगाता है। फ्लाइट अटेंडेंट के जाने के बाद में मार्स जो होता है वो केट का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि शायद ही कोई उसकी कहानी पर यकीन करेगा। केट अब चुपचाप अपना जूस पीती है और तब पता चलता है कि उसके हाथों में असल में हैंड कफ्स लगी हुई थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मार्स उसको एक कैदी की तरह लेकर जा रहा हो। थोड़ी देर के बाद में प्लेन में हल्का सा टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और केट मार्स से कहती है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए। अब मार्स जो होता है वो दिलचस्पी से पूछता है कि वो फेवर क्या है, लेकिन केट कुछ कह पाए इससे पहले ही टर्बुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई पैसेंजर्स हवा में उछलकर प्लेन की छत से टकरा जाते हैं। इसी दौरान ऊपर रखा लगेज जो होता है वो गिरकर मार्स के सर पर लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और केट अपना मास्क पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हथकड़ी की वजह से उस तक पहुंच नहीं पाती। तब वो मार्स की पॉकेट से हैंडकफ्स की चाबी निकालती है और खुद को आजाद करती है। हम देख पाते हैं कि प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा था। अब सबसे पहले वो अपना ऑक्सीजन मास्क पहनती है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वो मार्स को भी ऑक्सीजन मास्क पहना देती है। फिर घबराहट के साथ वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और अगले ही पल वो देखती है कि प्लेन का टेल सेक्शन यानी कि पीछे वाला हिस्सा बाकी प्लेन से अलग होकर टूट गया था। खैर अब इसके बाद हम डे 2 पर आ जाते हैं। कॉकपिट से वापस आने के बाद जैक, केट और चार्ली जंगल पार करके बीच की तरफ लौट रहे होते हैं। जैक बार बार ट्रांसीवर चलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि चार्ली उससे लगातार पूछे जा रहा था कि वो क्या काम कर रहा है। केट अब चार्ली से पूछती है कि जब वो और जैक पायलट के पास गए थे तब वो प्लेन के रेस्ट रूम में क्या कर रहा था। तो चार्ली जवाब देता है कि लाशों को देखकर उसे वॉमिट आ रही थी और चार्ली कहता है कि वो एक बुज़दिल है, लेकिन केट उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी चार्ली के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो खुद इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। और हम जानते हैं कि चार्ली वॉशरूम के अंदर ड्रग्स करने ही गया था क्योंकि उसको नशे की बहुत गंदी लत लग गई थी। खैर बीच पर शैनन अपनी नई मिली हुई बिकनी पहनकर धूप सेक रही होती है। अब उसका भाई बून उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो बाकी सर्वाइवर्स के साथ कपड़े अलग करने में हेल्प करेगी, लेकिन शैनन इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो इस भरोसे में थी कि रेस्क्यू टीम कभी भी आ जाएगी। खैर अब गुस्से में बून वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई क्लेयर जो होती है उसे पता नहीं था कि यहाँ पर बून जो है वो शैनन का भाई है, तो वो शैनन से पूछ लेती है कि बून उसका बॉयफ्रेंड है क्या। तो शैनन बताती है कि नहीं नहीं, वो उसका भाई है। और तभी वो क्लेयर के सामने बून का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसका भाई शायद ये समझता है कि भगवान का इंसानियत के लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। शैनन की स्लिम बॉडी देखकर क्लेयर कहती है कि प्रेगनेंसी से पहले उसका भी फ्लैट स्टमक ही था। वो ये बात भी बताती है कि उसे अभी तक नहीं पता कि उसका बेबी लड़का है या फिर लड़की। और फिर वो परेशान होकर कहती है कि क्रैश वाले दिन के बाद से उसने अपने बेबी की मूवमेंट को फील नहीं किया है, तो पता नहीं उसका बेबी ठीक है या फिर नहीं। खैर अब ओशन के किनारे सुन जो होती है वो चुपचाप अपने पति वॉन को देख रही होती है, जो कि पत्थरों के बीच से शेलफिश इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी माइकल अपने बेटे वॉल्ट को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। अब तभी सुन जो होती है वो कोरियन भाषा में माइकल से कुछ कह रही होती है, शायद से ये बताने के लिए कि वो और उसका हस्बैंड वॉन इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन इतने में ही वॉन जोर से सुन पर चिल्लाता है और उसे अपना कार्डिगन बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक बटन खुला हुआ था। अब सुन तुरंत ही अपने कार्डिगन को बंद कर लेती है और माइकल जो होता है वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और वॉल्ट को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। माइकल यहाँ पर समझ गया था कि जो वॉन है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पॉसेसिव है अपनी बीवी को लेकर। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि वॉल्ट ने विंसेंट के पट्टे को पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे अपने डॉग को आवाज लगा रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है और वो झुककर उसे उठाता है और देखता है कि वो एक हैंडकफ थे। और आपको याद होगा कि ऐसे ही हैंडकफ्स किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर केट ने भी पहने हुए थे। तभी माइकल अचानक वहां पहुंच जाता है और वॉल्ट को बीच से इतनी दूर आने के लिए डांटने लगता है। वॉल्ट कहता है कि उसे लगा कि ये छोटा सा जंगल बीच के काफी पास ही है। अब तभी माइकल उसको डांटता है कि वो बिना बताए उसको कहीं पर भी ना जाए। फिर उसकी नजर वॉल्ट के हाथ में पकड़े हुए हैंडकफ्स पर जाती है। अब वॉल्ट बताता है कि उसे ये यहीं पर जमीन पर मिला था। अब हैंडकफ्स को देखकर माइकल घबरा जाता है, इधर उधर देखने लगता है और वो वॉल्ट को लेकर बीच की तरफ वापस जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद में बीच पर सईद और सॉयर के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल से वापस लौट रहा जैक उनको अलग करने के लिए दौड़ पड़ता है और माइकल भी उसकी हेल्प करता है। अब माइकल से हैंडकफ्स के बारे में सुनने के बाद में सॉयर ने तुरंत ही शक कर लिया था, बल्कि जज कर लिया था कि मिडिल ईस्टर्न होने की वजह से सईद ने ही प्लेन क्रैश किया है और वही एक टेररिस्ट है। सॉयर की इस सोच पर सईद गुस्से से भड़क उठता है। सॉयर ये भी कहता है कि सईद के बगल में बैठा आदमी क्रैश में नहीं बचा और बोर्डिंग से थोड़ी देर पहले ही सईद को लाइन से अलग भी ले जाया गया था। आखिरकार केट बीच में आकर लड़ाई रोक देती है और बात बदलते हुए पूछती है कि क्या कोई ब्रोकन ट्रांसीवर ठीक कर सकता है। सईद तुरंत ही हेल्प के लिए रेडी हो गया था, जिससे कि सॉयर और भी चिढ़ जाता है। अब तभी हर्ली सॉयर से शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन सॉयर उसे लार्डो कहकर बुलाता है। इनडायरेक्टली वो उसको फैट्सो कह रहा था।
खैर अब जैक सॉयर को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है, जिस पर सॉयर यहाँ पर सरकाज़म करते हुए बोलता है कि जो आप कहें डॉक्टर, आखिरकार आप तो हीरो हो यहाँ के। तब बून जैक से पूछता है कि कॉकपिट में कोई सर्वाइवर मिला था या फिर नहीं। अब जैक झूठ बोलते हुए कहता है कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं था, जबकि हम जानते हैं कि पायलट जिंदा था, लेकिन उसे किसी चीज ने खत्म कर दिया था जो कि बहुत ही बड़ी थी और भयानक थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप के अंदर भगदड़ ना मच जाए, इसके चलते उन्होंने नहीं बताया। अब इस टकरार के कुछ देर बाद हर्ली सईद के पास आता है, जो कि ट्रांसीवर ठीक करने में लगा हुआ था। दोनों सॉयर की नफरत भरी सोच के बारे में बात करते हैं। सईद सिर्फ इतना कहता है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी ही होती है। फिर दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हर्ली पूछता है कि सईद चीजें रिपेयर करने में इतना माहिर कैसे है। वो बताता है कि गल्फ वॉर के दौरान वो मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑफिसर था। अब हर्ली गलती से समझ लेता है कि सईद शायद से अमेरिकन के लिए लड़ा था, लेकिन सईद उसको शांति से समझाता है और बताता है कि वो असल में रिपब्लिकन गार्ड का हिस्सा था। अब बीच के दूसरे किनारे केट समुद्र में नहा रही होती है। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी सुन पर पड़ती है, जो कि केट को इतनी आजादी से अपनी स्किन दिखाते हुए हैरान हो रही थी। सुन कोरियन में कुछ कहती है और बीच की तरफ इशारा करती है। केट सर हिला देती है और सुन हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। यानी कि यहाँ पर सुन जो थी वो भी आजादी चाहती थी, लेकिन उसका पति वॉन बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है। खैर कपड़े बदलने के बाद में केट सईद के पास आती है और ट्रांसीवर की रिपेयर के बारे में पूछती है। सईद बताता है कि ट्रांसीवर ठीक तो हो चुका है, लेकिन उससे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है और इसलिए रेस्क्यू मैसेज भेजना मुमकिन नहीं है। वो समझाता है कि अगर वो लोग पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएं तो शायद से कोई सिग्नल मिल जाए। जिसके बाद केट जैक के पास जाती है, जो कि एडवर्ड मार्स को उसके पेट में घुसे हुए श्रैपनल की वजह से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। केट उसको बताती है कि वो सईद के साथ पहाड़ों की तरफ जा रही है। हालांकि दोनों जानते हैं कि जंगल में वही खतरनाक चीज उसका इंतजार कर रही होगी। फिर भी केट अपने फैसले पर अड़िग रहती है, क्योंकि ट्रांसीवर की बैटरी ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली थी। तभी बीच के किनारे वॉन सभी सर्वाइवर्स के लिए कच्ची शेलफिश को तैयार कर रहा होता है, लेकिन अपनी बीवी सुन के लिए नहीं। उसने उसको खाली एक दी थी और जैसे ही वो वहां से जाता है, सुन जिद में आकर अपने कार्डिगन का ऊपर वाला बटन खोल देती है। वो नहीं चाह रही थी कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा मर्जी चलाई जाए। अब वॉन सबको खाना बांटता है, लेकिन हर्ली हंसी में उसे मना कर देता है कि वो ये सब नहीं खाएगा। बीच के थोड़ा आगे माइकल वॉल्ट से बात कर रहा होता है, जो कि एक स्पेनिश कॉमिक बुक पढ़ रहा था। माइकल की पेरेंटिंग काफी कमजोर नजर आती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे वॉल्ट से कहता है कि घर लौटने के बाद वो उसके लिए नया डॉग खरीद देगा। अब चार्ली जो होता है वो एक सुनसान जगह ढूंढकर अपने ड्रग्स को निकालता है, उसको लेने की तैयारी करता है। दूसरी ओर बाकी सर्वाइवर्स अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जैक हर्ली को प्लेन से एंटीबायोटिक्स ढूंढने के लिए कहता है। वहीं बून रोती हुई शैनन के पास बैठा होता है। शैनन इसलिए रो रही थी क्योंकि अभी उसने उस क्रू मेंबर की लाश देखी होती है, जिसने की फ्लाइट में उसे फर्स्ट क्लास में जाने से मना कर दिया था, और वही फैसला उसकी जान बचाने की वजह बना। लेकिन बून अपनी बहन पर ज्यादा तरस नहीं खाता और कहता है कि वो बस लाशों को देखते हुए बैठी रो रही है और वो किसी काम की नहीं है। अब दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है, तो गुस्से में आकर शैनन ऐलान करती है कि वो भी केट और सईद के साथ माउंटेन हाइक पर जाएगी। ये सुनकर चार्ली भी साथ चलने का फैसला करता है, यानी कि वो हर लड़की पर लाइन मार रहा था। और बून भी मजबूरी में आकर ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब थोड़ी ही दूरी पर सॉयर अपनी पॉकेट में रखा हुआ एक पुराना लेटर पढ़ रहा होता है, जो कि कुछ पल के लिए उसको परेशान कर देता है। अब दूर जाते केट के ग्रुप को देखकर वो भी उनके साथ पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई पर निकल पड़ता है। आखिरकार सभी मिलकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब दूसरी ओर कैंप के अंदर माइकल जो होता है वो जैक से वॉल्ट के गुमशुदा डॉग के बारे में बात करता है। जैक बताता है कि क्रैश के बाद उसने जंगल में एक येलो लेब्राडोर को देखा था। दूसरी ओर वॉल्ट जो होता है वो अपने पिता से परेशान होकर लॉक के पास आ जाता है। वो उसे बैकगैमन गेम के बारे में बताता है और कहता है कि ये 5000 साल पुराना गेम है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के आने से भी पहले का, जिसे मेसोपोटामियन रॉयल गेम ऑफ अरबी कहा जाता है। अब वॉल्ट बताता है कि वो अपने पिता माइकल को कभी अच्छी तरह जानता ही नहीं था और अब सिर्फ इसलिए उसके साथ है क्योंकि उसकी माँ कुछ हफ्ते पहले ही बीमार होकर खत्म हो गई। ये सुनने के बाद लॉक धीरे से पूछता है कि क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहोगे। तभी हम वॉन को देखते हैं, जो कि फिर से सर्वाइवर्स को अपनी शेलफिश को ऑफर करता है। इस बार वो क्लेयर के पास जाता है। क्लेयर पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए खा लेती है। तभी कच्ची शेलफिश को खाते ही क्लेयर अचानक इमोशनल होकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार अपने बेबी की किक महसूस हुई थी। वो खुशी से कहती है कि उसने किक करी है और फिर अपनी ही बात सोचकर कहती है कि उसे लगता है कि उसका बेबी एक लड़का होगा। और वो वॉन को अपने पेट पर हाथ रखकर इस चीज को फील भी करवाती है, जिसके चलते वॉन काफी ऑकवर्ड सा हो गया था। और सोचकर देखो, अगर उसकी बीवी सेम काम करती किसी और लड़के के साथ में, उसको टच करती, तो यहाँ पर वॉन उसको जान से मार डालता। यानी कि इस कदर नार्सिसिस्ट है वो। दूसरी ओर पहाड़ पर केट वाला ग्रुप इस बात पर बहस कर रहा होता है कि रेडियो अभी चेक करना चाहिए या फिर बैटरीज बचानी चाहिए।
लेकिन तभी दूर से एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। अब केट को एहसास होता है कि शायद ये वही चीज हो सकती है जिसने पायलट को खत्म किया, और जैसे ही वो उनके करीब आती है सब भागने लगते हैं, लेकिन सॉयर अपनी जगह से नहीं हिलता और आखिरी पल में वो अपनी गन निकाल कर लगभग पूरी मैगजीन को खाली कर देता है। अब जब सभी वापस आकर देखते हैं तो पता लगता है कि सॉयर ने असल में एक पोलर बियर को मार गिराया था। केट पूछती है कि उसके पास गन कहां से आई। सॉयर ये बताता है कि प्लेन में एक यूएस मार्शल था और उसने उसका बैज और गन ले ली थी। अब ये सुनकर सईद कहने लगता है कि असली प्रिजनर तो सॉयर ही है। अब सॉयर की पीठ घूमते ही केट उसकी गन अपने कब्जे में ले लेती है। वो पूछती है कि इसे चलाते कैसे हैं, और सॉयर बस मुस्कुराता रहता है। तब सईद उसे गन को अलग अलग पार्ट्स में खोलना सिखा देता है। केट गन के अलग पार्ट्स को हर आदमी को दे देती है ताकि कोई भी यहाँ पर गन ना चला पाए। तब वो सॉयर को एम्यूनिशन देती है और वो धीरे से उसके कान में कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम जैसी लड़की को। इनफैक्ट सब लोग ये भी बोलते हैं कि पोलर बियर तो ऐसी जगह पर मिलते नहीं है, तो यहाँ पर ये पोलर बियर कर क्या रहा था। वो इस चीज से भी काफी हैरान रह गए थे, और ये आइलैंड वाकई में काफी मिस्टीरियस था, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की अजीब आवाजें आना और इस तरह के जानवर मिलना जो कि वहां पर कभी हो ही नहीं सकते। एनीवेज बीच पर हर्ली जो होता है वो प्लेन के मलबे के अंदर से एंटीबायोटिक्स को ढूंढ रहा था और जैक के साथ मिलकर एडवर्ड मार्स का इलाज कर रहा था। अब जैक जैसे ही उसके पेट से श्रैपनल का एक टुकड़ा निकालता है तो खून देखकर हर्ली बेहोश हो जाता है। उसने उसको बचाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर हर्ली तो खून देखकर खुद ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद में जब जैक मार्स के जख्मों पर टांके लगा रहा होता है तो दर्द की वजह से मार्स को होश आ जाता है। वो जैक की शर्ट पकड़कर गुस्से में पूछता है कि वो कहाँ पर है, यानी कि वो केट के बारे में बात कर रहा था। उधर केट और उसका ग्रुप आगे बढ़ जाता है और सईद रेडियो को चलाता है क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे और उसे किसी दूसरे सिग्नल की आवाज आती है, जिसका मतलब होता है कि आसपास पहले से ही कोई ट्रांसमिशन चल रहा था। तभी वो सिग्नल को फाइन ट्यून करता है और एक फ्रेंच ट्रांसमिशन चल रही थी। अब ग्रुप के अंदर सिर्फ शैनन होती है जिसको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी, लेकिन उसने फ्रेंच क्लासेस को सीखने की जगह शराब पी थी, लेकिन फिर भी वो दिमाग लगाती है और इसलिए वो उसका ट्रांसलेशन करती है। अब असल में ये फ्रेंच आवाज जो थी वो एक लेडी की डिस्ट्रेस कॉल थी, जो कि बस एक ही बात बार बार बोल रही थी कि उसने सबको खत्म कर दिया है और कोई तो उसकी हेल्प करो। उसने सारे ग्रुप को खत्म कर दिया। और तभी सईद एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो मैसेज के लूप काउंटर से अंदाजा लगाता है कि ट्रांसमिशन लगभग 16 साल 6 महीने से लगातार चल रहा है, और ये समझते ही सबको एहसास होता है कि अगर ये मैसेज अब तक चल रहा है तो शायद उस लेडी की हेल्प के लिए कभी कोई आया ही नहीं और वो लोग भी शायद से यहीं पर फंसे रहेंगे। अब आखिर में चार्ली सबके दिल की बात एक ही सवाल में कह देता है। वो परेशानी भरी नजरों से सबको देखकर पूछता है कि गाइस, हम आखिरकार हैं कहां पर। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है इस हादसे से 4 महीने पहले जून 2004 में। केट की आंख एक फार्मर के जगाने से खुलती है। फार्मर ने उसे अपने शीप बार्न में सोता हुआ ढूंढ लिया था। अब केट अपना नाम एनी बताती है और कहती है कि वो कनाडा से हाल ही में ही ग्रेजुएट हुई है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया देखने आई है। फार्मर, जिसका नाम रे मुलन होता है, उसे कुछ दिन अपने फार्म पर रुककर काम करने और बदले में पैसे कमाने का ऑफर देता है और केट उसका ऑफर मान लेती है। वो ये कह रही होती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी पैदल पैदल, जबकि ऑस्ट्रेलिया वहां से 100 किलोमीटर दूर था और नजदीकी शहर जहां से वो चलकर आई थी वो भी 15 किलोमीटर दूर था। और रे को यहाँ पर समझ में आ रहा होता है कि केट जो है वो पक्का भागकर वहां आई है। अब ये फ्लाइट क्रैश जो हुई थी वो असल में 22 सितंबर 2004 को हुई थी। तो सितंबर की ही शुरुआत में लगभग 3 महीने बाद भी केट उसी फार्म पर काम करके पैसा कमा रही थी। एक रात वो फार्म हाउस के पेंट्री में जाकर अपनी कमाई निकाल रही होती है, जिसे उसने दीवार की ढीली मोल्डिंग के पीछे रखे हुए एक टिन कैन में छुपा कर रखा था। तभी रे रूम में आकर लाइट ऑन करता है और केट को ये देखकर बुरा लगता है कि रे को उसके पैसे छुपाने की जगह का पता था। केट कहती है कि वो उसे एक गुड बाय लेटर देने वाली थी क्योंकि उसे अलविदा कहना अच्छा नहीं लगता। रे उससे एक और रात रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि सुबह वो उसे खुद ट्रेन स्टेशन छोड़ देगा, जिसके लिए केट मान जाती है। अगली सुबह केट और रे के पुराने पिकअप ट्रक में चुपचाप ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अब रास्ते में रे पूछता है कि क्या केट को भूख लगी है। खैर, अब बात करते हुए वो बार बार रियर व्यू मिरर के अंदर पीछे आ रही एक ब्लैक SUV को घबराहट से देख रहा होता है। केट इस बात को नोटिस कर लेती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। रे सच बता देता है कि कुछ दिन पहले पोस्ट ऑफिस में उसने केट का वांटेड मग शॉट देख लिया था और तभी से उसको पता है कि वो एक फ्यूजिटिव है, यानी कि भागी हुई लड़की है। वो माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना एक बहुत ही मुश्किल फैसला लगा, लेकिन उसे अपने मॉर्गेज को चुकाने के लिए $23,000 के रिवॉर्ड की जरूरत थी। लेकिन इतने में ही ब्लैक SUV उनके ट्रक के बराबर आ जाती है। अब जैसे ही उस SUV की खिड़की नीचे होती है तो स्टीयरिंग के पीछे US मार्शल एडवर्ड मार्स बैठा नजर आता है, जिसकी हालत फिलहाल प्रेजेंट में काफी खराब थी। अब दोनों ही गाड़ियां धूल भरी सड़क
सड़क पर साथ साथ चल रही होती हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि केट खुद की जान बचाने के लिए अचानक से रे से स्टीयरिंग को छीन लेती है और एसयूवी के सामने तेज मोड़ देती है। पिकअप ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कई बार पलटते हुए सड़क के बाहर जा गिरती है। ट्रक रुकते ही उसके इंजन में आग लगने लगती है और रे बेहोश हो गया था और बुरी तरह जख्मी लग रहा होता है। उसका एक हाथ नकली भी था। अब केट ट्रक से बाहर निकलती है और रे को भी खींचकर बाहर ले आती है। वो उसके हाथों से पकड़कर उसे पहाड़ी की तरफ घसीटने लगती है, लेकिन बीच में रे का प्रोस्थेटिक आर्म अलग हो जाता है, जिसकी वजह से केट और धीमी पड़ गई थी। चाहती तो वो भाग सकती थी, लेकिन उसके मन में किसी के लिए गलत नहीं था। खैर, पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही रे को होश आता है, लेकिन उनकी ये राह ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल गन ताने यूएस मार्शल एडवर्ड मार्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि उसने केट को पकड़ लिया था। और हम जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। उन्होंने ये फ्लाइट बोर्ड करी थी, जो कि बाद में क्रैश हो गई इस अनजान आइलैंड के ऊपर। अब आइलैंड पर फिर से दूसरा दिन था। एक टेम्पररी मेडिकल टेंट में जैक बुरी तरह जख्मी यूएस मार्शल का इलाज कर रहा होता है। दर्द से तड़पता हुआ मार्शल बार बार एक ही बात पूछ रहा था, उस पर भरोसा मत करना, वो काफी खतरनाक है। यानी कि केट के बारे में बोल रहा था। जैक पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है, तो मार्शल उसे अपनी जैकेट की पॉकेट देखने के लिए कहता है। जैक पॉकेट से एक मग शॉट निकालता है, यानी कि एक वांटेड पेपर, और उसमें केट की फोटो होती है। अब उधर सिग्नल पार्टी में सईद, केट, सॉयर, बून, शैनन और चार्ली पहाड़ से वापस नीचे उतर रहे होते हैं। अंधेरा होने लगा था, इसलिए ग्रुप के कुछ लोग वहीं पर रात में कैंप लगाकर गुजारने की बात करते हैं। लेकिन सॉयर जंगल में ही आगे बढ़ते रहना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसको मना करते हैं कि रात में कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। अब रात को आग के पास बैठे सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसीवर पर सुनी हुई डिस्ट्रेस कॉल के बारे में बीच कैंप पर बताना चाहिए या फिर नहीं। आखिर में सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि फिलहाल ये बात छुपाई जाएगी, ताकि सर्वाइवर्स का हौसला बना रहे। मेडिकल टेंट में जैक अब भी मार्शल की जान बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी हर्ली आकर पूछता है कि क्या वो किसी तरह हेल्प कर सकता है। कि इसी दौरान उसकी नजर केट के मग शॉट पर पड़ जाती है। वो परेशान होकर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इसने ऐसा क्या किया होगा। खैर, अब सिग्नल पार्टी के कैंप में रात के वक्त बून जो होता है वो सॉयर के पास से उसकी गन और सईद के पास से उसकी मैगजीन चुपचाप उठा लेता है। दोनों की आंख खुल जाती है और गन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। अब किसी को भी समझ में नहीं आता कि गन किस पर भरोसा करके दी जाए। आखिर सब मिलकर केट का नाम चुनते हैं और केट हिचकिचाते हुए गन अपने पास रखने के लिए मान जाती है। अब तीसरा दिन आ जाता है आइलैंड के ऊपर। अगली सुबह हर्ली मेडिकल टेंट में आकर जैक को बताता है कि सिग्नल पार्टी लौट आई है। जैक उनसे मिलने जाने ही वाला होता है कि केट उसे अलग ले जाती है। वो ट्रांसीवर पर सुनी हुई डिस्ट्रेस कॉल के बारे में सब कुछ बता देती है, क्योंकि वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन स्टिल वो जैक को वो सच्चाई नहीं बताती जो कि बाकी लोग जानते थे, यानी कि मार्शल जानता था। खैर, जैक फिर पूछता है कि क्या और भी कोई बात हुई थी जो कि वो उसको बताना चाहती है। तो केट ये पूछती है कि क्या उसकी गैर हाजिरी में मार्शल को होश आया था। तो जैक बताता है कि हाँ आया तो था, लेकिन थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5-10 सेकंड के लिए। तो केट इससे घबरा कर पूछती है कि क्या मार्शल ने उसके बारे में कुछ कहा। तो जैक झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला। अब इसी बीच मार्शल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और जैक समझ जाता है कि बिना सही मेडिकल इक्विपमेंट और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के मार्शल रात तक नहीं टिक पाएगा। अब हर्ली बताता है कि प्लेन के फ्यूजलाज को छोड़कर उसने हर जगह दवाइयां ढूंढ ली है, लेकिन उसके अंदर जाने से उसको डर लग रहा था। लेकिन जैक अब फ्यूजलाज के अंदर खुद जाता है और लाशों के बीच से गुजरते हुए मेडिसिन ढूंढने लगता है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और मुड़कर देखता है तो वहां पर सॉयर था। अब वो यहाँ पर फ्यूजलाज से विस्की और प्ले बॉय मैगजीन जैसी काम की चीजें इकट्ठी कर रहा होता है। जैक उसे लाशों की बेइज्जती करने और सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए डांटता भी है। तो सॉयर जवाब देता है कि अब वो सिविलाइजेशन में नहीं है, बल्कि जंगल में है, जो कि है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरी ओर हर्ली पानी लेने के लिए मेडिकल टेंट से भागता हुआ निकलता है और रास्ते में केट से टकरा जाता है। केट अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उनकी मुलाकात पहले नहीं हुई है। जब वो पूछती है कि जैक कहाँ पर है, तो हर्ली उसके पीछे फ्यूजलाज की तरफ इशारा करता है। केट जैसे ही मुड़कर देखती है तो हर्ली की नजर उसकी कमर में लगी हुई गन पर पड़ जाती है और ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है। अब तभी वो कुछ पल हकलाता है और फिर जल्दी से पानी लेने भाग जाता है। केट अब मार्शल के पास झुककर उसकी हालत को देख रही होती है कि तभी मार्शल को होश आ जाता है और वो अचानक केट का गला पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त जैक टेंट में लौट आता है और मार्शल को जोर से पीछे धकेल देता है। केट सांस संभालने की कोशिश कर रही थी कि मार्शल शॉक में चला जाता है। जैक उसे पानी पिलाता है, जबकि केट कहती है कि उसने मार्शल को बिल्कुल भी उकसाया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था और उसने अचानक उस पर हमला कर दिया।
अब जैक टेंट से बाहर निकलते हुए कहता है कि मार्शल को और पानी चाहिए। केट उससे मार्शल की तकलीफ खत्म कर देने यानी कि उसको खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि उसने केट का मगशॉट देख लिया है और वो ये बोलता है कि वो खूनी नहीं है। अब इसी दौरान एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और माइकल अपने बेटे वॉल्ट से लॉक के बारे में पूछता है और उसके साथ रहने के लिए मना करता है। वॉल्ट बोलता है कि मिस्टर लॉक उसके दोस्त हैं, लेकिन माइकल का कहना था कि यहाँ पर उसका दोस्त सिर्फ वही है। लेकिन वॉल्ट का कहना था कि अगर वो उसका दोस्त होता तो वो उसके डॉग विंसेंट को ढूंढ लेता। माइकल वादा करता है कि बारिश रुकते ही वो डॉग को ढूंढने जाएगा, लेकिन होता यह है कि शायद से ये बात कोई ना कोई एंटिटी सुन रही थी, क्योंकि अचानक से आइलैंड पर बारिश रुक जाती है और माइकल फ्रस्ट्रेशन में जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वॉल्ट की बात को याद करके बड़बड़ा रहा होता है। तभी पास की झाड़ियों से जोर जोर की आवाज आ रही होती है और माइकल संभल कर रुकता है और विंसेंट को आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में आवाज और तेज हो जाती है और फिर किसी डॉग की नहीं बल्कि किसी खतरनाक जानवर की उसे दहाड़ सुनाई देती है। माइकल घबराकर जंगल में दौड़ पड़ता है और अचानक सुन को टॉपलेस होकर नहाते हुए देख लेता है, क्योंकि उसके पति ने उसको नहाने के लिए बोला था क्योंकि वो काफी गंदी हो रही थी। दोनों एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं और माइकल तुरंत वहां से चला जाता है, लेकिन सुन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस चीज का बुरा ना लगा हो बल्कि उसे अच्छा लगा हो। एनीवेज मेडिकल टेंट में मार्शल दर्द से जोर जोर से चीख रहा था और उसकी चीखें पूरे कैंप का माहौल बेचैन कर रही थी। अब चार्ली जो होता है वो लॉक के पास बैठा हुआ था, जो कि लकड़ी को कार्व कर कर एक सीटी बना रहा होता है। चार्ली फिर से मौका मिलते ही बताता है कि असल जिंदगी में वो एक बैंड का मेंबर था। अब दूसरी ओर शैनन तंग आकर जोर से कहती है कि काश मार्शल मर जाए ताकि उसकी चीखें बंद हो जाएं। बून उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सरकाज़म में कहता है कि कितनी इंसानियत है तुम में शैनन। कि तभी सईद जैक के पास जाता है और हेल्प के लिए ऑफर करता है। वो बताता है कि कैंप के बाकी लोग जानना चाहते हैं कि टेंट के अंदर हो क्या रहा है, तो जैक बस इतना कहता है कि वो बस एक आदमी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब बीच के किनारे केट आग जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पास माचिस खत्म हो गई थी। तभी सॉयर लाइटर लेकर आता है और केट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उससे गन ले ली थी। वो कहता है कि इस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहता कि गन उसके पास हो, क्योंकि कैंप में हर किसी को पता है कि मार्शल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है और हो सकता है उससे पहले इस गन का इस्तेमाल करा जाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर एक ही बुलेट बची हुई थी। और यहाँ एक बात सॉयर ने सच बोली थी कि उसको ये बैज और ये गन जो है वो मार्शल से ही मिली होगी। अब जब मेडिकल टेंट में जैक मार्शल का इलाज कर रहा होता है तो वो फिर से बोलता है कि वो केट पर भरोसा ना करे। वो कहता है कि बच निकलने के लिए केट किसी भी हद तक जा सकती है और बाद में वो उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसता भी है। वो कहता है कि तुम भी फंस गए ना। अब मार्शल जो था वो केट से अकेले में बात करना चाहता था, तो केट टेंट में आती है और मार्शल उससे पूछता है कि फ्लाइट में उसने उससे एक फेवर मांगा था, वो क्या था। केट जवाब देती है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि रे यानी कि रे मुलन को उसके $23,000 मिल जाएं। मार्शल इस पर हंस पड़ता है और कहता है कि केट वाकई सबसे अलग है। तभी मार्शल पूछता है कि क्या वो खत्म होने वाला है, तो केट धीरे से सर हिला देती है कि वो नहीं बच पाएगा। तो मार्शल उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम ये करोगी। कि इसी बीच हर्ली जैक के पास आकर पूछता है कि वो फ्यूजिटिव कहाँ पर है। जैक बताता है कि केट तो मेडिकल टेंट में है। ये सुनकर हर्ली हैरान रह जाता है और पूछता है कि जैक ने केट को मार्शल के साथ अकेले कैसे छोड़ दिया, जबकि उसके पास उसने एक गन देखी थी। ये सुनते ही जैक घबराकर टेंट की तरफ दौड़ पड़ता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि केट टेंट के पीछे के हिस्से से बाहर रोती हुई निकल रही थी। जैक उससे पूछने ही वाला था कि उसने क्या किया कि तभी अचानक से जोर के गन शॉट की आवाज गूंज उठती है। अगले ही पल सॉयर टेंट से बाहर निकलता है और उसके हाथ में गन थी। जैक गुस्से में उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कहता है कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन शॉकिंगली हम देखते हैं कि मार्शल अभी भी जिंदा था, क्योंकि सॉयर ने दिल की तरफ गोली चलाई थी लेकिन वो मिस हो गई थी, जिसके चलते अब उसको खत्म होने में और वक्त लगने वाला था। लेकिन जैक जो होता है वो मार्शल की तकलीफ को देखते हुए उसका गला घोट देता है और फिर वहां पर उसको आजादी दिलवा देता है। इनफैक्ट यहाँ पर सॉयर भी बुरी तरह हिल गया था, वो भी काफी डर चुका था। अब जैक काफी डिसअपॉइंट होता हुआ बाहर आता है। उसको सॉयर पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस वहां से सीधा निकल जाता है। अब अगले दिन यानी कि डे 4 में मिस्टर लॉक बीच पर बैठा हुआ अपनी खुद की बनाई हुई डॉग विसल बजा रहा होता है। थोड़ी ही देर में क्यूट सा विंसेंट जंगल से भागता हुआ उसके पास बैठ जाता है। अब वो देखता है कि वॉल्ट सो रहा था, तो वो चुपचाप माइकल के पास पहुंचता है और उसको जगाता है। वो बताता है कि उसने उसका डॉग ढूंढ लिया है, लेकिन ये डॉग वो खुद अपने बेटे को दे, क्योंकि वो जानता है कि अपनी माँ को खोने के बाद में वॉल्ट और उसका कनेक्शन बनना काफी जरूरी था। जिसके बाद माइकल उसका शुक्रिया अदा करता है, यानी कि वो जैसा उसको समझ रहा था वो वैसा नहीं था। उधर जैक समुद्र की लहरों को चुपचाप देखते हुए अकेला बैठा होता है। केट उसके पास आकर बैठ जाती है और वो जैक को बताना चाहती है कि वो आखिर फ्यूजिटिव कैसे बनी, लेकिन जैक कहता है कि वो ये सब जानना नहीं चाहता। और अब प्लेन क्रैश के बाद में उन सभी लोगों का नया जन्म हुआ है, जिसके चलते उन्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब एपिसोड की आखिरी पलों में बीच पर मौजूद अलग अलग कैरेक्टर्स के छोटे छोटे सीन्स के मोन्टाज दिखाए जाते हैं।
अब आखिर में माइकल विंसेंट को वॉल्ट के पास लेकर आता है और अपने डॉग को देखते ही वॉल्ट खुशी से भर उठता है। उसे अपने पिता पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था, जबकि थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ मिस्टर लॉक ये सब चुपचाप खुशी से देख रहा होता है। और हाँ, मिस्टर लॉक ने वॉल्ट को एक गेम खेलते हुए ये दिखाया था कि देखो, ये है इविल यानी कि ब्लैक स्टोन और ये है लाइट यानी कि व्हाइट स्टोन। और इसी के साथ में तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी लॉस्ट सीजन 1 के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। मे बी अगले पार्ट के अंदर मैं और भी ज्यादा एपिसोड्स को इंक्लूड कर दूंगा। तो आप मुझे बताइएगा कि ये डिटेल्स बिल्कुल सही हैं या फिर इसमें से कुछ चीजें रिमूव करी जानी चाहिए। आपके इनपुट्स काफी अच्छे रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह पेस चलना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत सारी डिटेल्स को छोड़ दूं और थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाऊं तो भी आप बता सकते हो। बाकी ट्रस्ट मी, ये सीरीज फ्रॉम से काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी वेल रिटन दिखाए गए हैं। एक और चीज की इस सीरीज के अंदर भी अभी तक हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर 48 या फिर 47 कैरेक्टर्स हैं और फ्रॉम के अंदर भी 47 और 48 नंबर काफी मेन था। तो आपको यहाँ पर कई सारी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, लेकिन सिमिलैरिटीज जो हैं वो फ्रॉम के अंदर लॉस्ट सीरीज से ली गई हैं, ना कि उल्टा है। बाकी पार्ट 2 के लिए इस वीडियो के ऊपर 10 से 15,000 लाइक कर दो, 500 से 600 कमेंट कर दो, ताकि लगे कि हाँ, आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। मैं इसको वाकई में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी इसको कंटिन्यू करा जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया थाई हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, किंग काओ मूवी को। वो सच्ची घटना पर आधारित है, रियल कर्स्ड हॉरर जेल है। इनके आपने मिस कर दिया, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए